अनलॉफुल असेंबली प्रिवेंशन एक्ट 1967। इस एक्ट का इस्तेमाल हमेशा से सत्ताधीश पार्टियां एक पर्टिकुलर गुट को निशाना बनाने के लिए करती आई हैं। वो गुट है कम्युनिस्ट्स, माओइस्ट्स। हमेशा से सत्ताधीश पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या आज की भाजपा, इनका हमेशा से एक ही टारगेट रहा कि कैसे भी करके माओइज़्म, जो नक्सलवाद है, उसका जो बीज माओइज़्म से आता है, उसको रोका जाए, कुछ भी करके उसकी रोकथाम की जाए। पहली बार जब इंदिरा गांधी सरकार में 1967 में जब ये अनलॉफुल असेंबली प्रिवेंशन एक्ट लाया गया था, तो उसके पीछे भी मकसद यही था कि उस वक्त पर जो माओवादी चीन के समर्थन से भारत के खिलाफ एक तख्ता पलट की साजिश रचना चाह रहे थे, उस साजिश को रोका जाए। 2 दिन पहले स्टैन स्वामी साहब की डेथ हो गई हॉस्पिटल के अंदर, और वो एक माओवादी थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी माओवाद के प्रति उनका समर्थन जग जाहिर है। हालांकि कागज़ों में कोई किसी की सदस्यता तो नहीं रखता, किसी सीपीआई माओइस्ट पार्टी सदस्य नहीं रखता, लेकिन ये सबको पता था कि वो एक माओवादी विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं। और वो एक जेसुइट प्रीस्ट भी थे, यानी पादरी थे। और हिंदुस्तान के अंदर आज की तारीख़ में ट्राइबल बेल्ट के अंदर, पंजाब के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर जितने भी पादरी घूम रहे हैं, मिशनरीज़ घूमते हैं, उन सब का एक ही मकसद रहता है, कन्वर्जन। आज जो यूएपीए का इस्तेमाल सरकारें कर रही हैं ओपोजिशन को नहीं, बल्कि वही कम्युनिस्ट विचारधारा को दबाने के लिए, उसकी प्रेरणा दरअसल 1967 के बाद से ही आनी शुरू हो गई थी, जब ये एक्ट लाया गया था। हर सरकार को लगता है कि जो माओवादी हैं या कम्युनिस्ट हैं, वो सरकार का तख्ता पलट करना चाहते हैं, और उन्हें इस काम में रोकने के लिए ही ये इस एक्ट को इम्पोज़ कर दिया जाता है। स्टैन स्वामी हो गए, अरुण फरेरा साहब थे एक, जिनको 2007 में इस एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया था। उनको बाद में अब बीजेपी सरकार ने भी अरेस्ट किया। तब कांग्रेस ने अरेस्ट किया था, अब बीजेपी सरकार ने उन्हें अरेस्ट किया। एक विनायक सेन साहब थे, जिनको छत्तीसगढ़ के अंदर उस वक्त यूएपीए एक्ट का इस्तेमाल करके अरेस्ट किया गया था। उनके खिलाफ जो लोकल कोर्ट थी, उन्होंने चार्जेस भी प्रूव किए थे। उसके बाद हाई कोर्ट में जब अपील गई, तो हाई कोर्ट ने भी उस वर्डिक्ट को अपहेल्ड किया था। हालांकि फिर सुप्रीम कोर्ट में बेल मिल गई थी। आज वो आम आदमी पार्टी के पुलिस रिफॉर्म कमेटी का एक हिस्सा हैं, और ये उनकी पहचान है। और ऐसे ही बहुत सारे लोग थे जिनको कांग्रेस के अंदर यूएपीए का सामना करना पड़ा, और आज भाजपा यूएपीए का इस्तेमाल काफ़ी बड़े स्केल पर, बड़े पैमाने पर कर रही है। एंटी-सीएए प्रोटेस्ट के दौरान सफूरा जरगर और इशरत जहां, जो कांग्रेस की कॉरपोरेटर हैं, उनके ऊपर भी यूएपीए का इस्तेमाल करके उन्हें जेल में डाला जा चुका है। और उमर खालिद और ये जेएनयू के पूरे कई सारे बच्चे हैं जो एंटी-सीएए प्रोटेस्ट में शामिल थे, उनके ऊपर भी यूएपीए लग चुका है। स्टैन स्वामी साहब की तो मौत ही यूएपीए के अरेस्ट के दौरान ही हुई है। आज एक नया डिबेट, एक नया विवाद शुरू हो चुका है कि क्यों ना यूएपीए को अबॉलिश कर दिया जाए। ऐसा ये भी कहा जा सकता है कि यूएपीए बहुत ही एंटी नेशनल टाइप का है, एंटी ह्यूमन राइट है, और इसका इस्तेमाल हमेशा ऑपोजिशन को दबाने के लिए किया जा सकता है। देखिए, कानून के हर पहलू का इस्तेमाल जो सत्ताधीश पार्टियां हैं, वो विपक्ष को या विपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं उनको दबाने के लिए कर सकती है। ये उनके पास पावर होता है, ये उनका प्रोग्रेटिव होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी एक्ट को हटा दें। टाडा, पोटा, ये एक्ट भी हटाए जा चुके हैं, लेकिन अनलॉफुल असेंबली प्रिवेंशन एक्ट को नहीं हटाया गया। क्यों? क्योंकि इसकी ज़रूरत हमेशा से सरकारों को महसूस होती रही। कई बार हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर काम की वजह से देश में जो शांति है वो भंग हो सकती है, और सरकार उसी पैमाने को मद्देनज़र रखते हुए उन लोगों को अरेस्ट कर लेती है, ताकि वो बड़े पैमाने की जो गतिविधि हो सकती थी वो ना हो। आज सुधा भारद्वाज, स्टैन स्वामी, अरुण फरेरा, वरावर राव जैसे लोगों को यूएपीए का इस्तेमाल करके एल्गार परिषद केस में, भीमा कोरेगांव में हिंसा भड़काने के इल्ज़ाम में जेल में डाला जा चुका है। आज वो लोग भी जेल के अंदर ही हैं, और फिर से ये विवाद वापस से एक लाइमलाइट में आ चुका है कि अब इस एक्ट को हटा दिया जाए, इन लोगों को बेल दे दी जाए, ये इनोसेंट हैं। देखिए, इनोसेंस और गिल्ट हम आपस में मिलकर स्थापित नहीं कर सकते किसी व्यक्ति का, और ये हमारा कानून मानता है, और नेचुरल जस्टिस भी यही कहता है कि जब तक किसी व्यक्ति का गिल्ट इस्टेब्लिश ना हो, तब तक उसे इनोसेंट ही माना जाए। तो अभी तक मैं इन लोगों को इनोसेंट मान रहा हूँ।
शायद आपको ही मानना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमारी कोर्ट ने इनके वर्डिक्ट को एस्टेब्लिश नहीं किया। लेकिन यही चीज़ राइट विंग के कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स के ऊपर भी शामिल लागू होती है। प्रज्ञा ठाकुर को कैसे आतंकवादी मान लिया गया था, आज भी उन्हें कैसे आतंकवादी मान लिया गया जबकि कोर्ट का ट्रायल पूरा नहीं हुआ। एक जूनियर कोर्ट ने उनको दोषी पाया, दूसरी कोर्ट ने उनको अभी ऊपर अपील गई हैं, वहाँ उनको भी ट्रायल चल रहा है, तो उनको कैसे गिल्टी मान लिया गया। मुझे याद है 2016 में मैंने खुद एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने प्रज्ञा ठाकुर को आतंकवादी कहा था। हालांकि मैं उस वक्त गलत था। कोई भी व्यक्ति आतंकवादी तब तक नहीं बनता या जब तक उसका गिल्ट एस्टेब्लिश नहीं होता तब तक उसे इनोसेंट माना जाता है। यही स्टैन स्वामी के लिए लागू होता है, यही वरावर राव के लिए लागू होता है, यही असीमानंद के लिए लागू होता है, जो समझौता ब्लास्ट में 15 साल 10 साल या 15 साल तक कोर्ट का मुकाबला करते रहे, कोर्ट में अपना केस लड़ते रहे, उनको भी आतंकवादी का दर्जा दे दिया गया था। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि ये हमारे दोहरे पैमाने हैं जो हम एक दूसरे के लिए रखते हैं। जब मेरी बारी आएगी तो मेरी नज़र में मेरे साथ कुछ भी होगा तो वो गलत होगा, लेकिन मैं वही चीज़ जब आपके साथ हो रही होगी तब मैं उसको सही ठहराऊँगा। ये हमारे दोहरे पैमाने हैं, ये हमारे दोहरे मापदंड हैं जिसकी वजह से भुगतना हमारे समाज को पड़ता है। यूएपीए एक्ट अबॉलिश हो या ना हो, इसका इस्तेमाल हमेशा सत्ताधीश पार्टियां करती रहेंगी, क्योंकि जो पार्टी या जो सरकार सत्ता में है उसको कुछ चीज़ें हम लोगों से ज़्यादा पता हैं। उसको ये हमसे ज़्यादा पता है कि स्टैन स्वामी या वरावर राव माओवादी हैं या नहीं हैं। उनको हमसे ज़्यादा पता है कि उन लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए। कल को ऐसा हो सकता है कि मुझे भी यूएपीए लगाकर अरेस्ट कर लिया जाए, आपको भी यूएपीए लगाकर अरेस्ट कर लिया जाए। देखना ये होगा कि जब आपको और हमें अरेस्ट किया जाएगा तो इन लोगों में से कौन हमारे साथ खड़ा होगा। क्योंकि जब प्रज्ञा ठाकुर को अरेस्ट किया गया था, असीमानंद को अरेस्ट किया गया था, तो सिर्फ राइट विंग के लोग चिल्ला रहे थे। जब अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया तो सिर्फ राइट विंग के लोग चिल्ला रहे थे। जब स्टैन स्वामी को अरेस्ट किया गया तो सिर्फ लेफ्ट विंग के लोग चिल्ला रहे थे। जब वरावर राव को अरेस्ट किया गया, जब सुधा भारद्वाज को अरेस्ट किया गया तो सिर्फ लेफ्ट विंग के लोग चिल्ला रहे थे। बात यह है कि हम इतने सिलेक्टिव, इतने बायस्ड क्यों हैं। अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो रहा है, चाहे वो लेफ़्ट का हो या राइट का हो, वो गलत है। स्टैन स्वामी के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ, उनको उनकी बेसिक चीज़ें मुहैया नहीं कराई गई, ये सच है, ये उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। इसके लिए सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन यही दोहरे पैमाने दूसरों पर लागू क्यों नहीं होते। तब उस लेफ़्ट की या उस राइट की इंसानियत कहाँ मर जाती है।